हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो ये इंट्रोडक्शन मेनली चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी स्टडीड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन चैप्टर 1 ऑफ द बुक। तो जो बुक का चैप्टर 1 है, ठीक है, पिछले साल का जो चैप्टर 1 था उसमें ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़े थे काफ़ी, कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि ज्योग्राफी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। दिस चैप्टर हैज ब्रॉडली कवर्ड इंट्रोड्यूस। तो क्या जो ज्योग्राफी का नेचर है उसके बारे में उस चैप्टर में पहले ही हम लोग को मिल चुका था काफ़ी। यू आर ऑल्सो एक्वाइंटेड विद द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्प्राउट फ्रॉम द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से कितने ब्रांच निकलते हैं उसके बारे में भी उसमें पढ़ना था। इफ़ यू रीड, यदि आप दोबारा उसको पढ़ेंगे चैप्टर को, या फिर यदि आप रिकॉल कर सकते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक ज्योग्राफी का पार्ट था। एज यू नो, ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज इंटीग्रेटिव इम्पीरिकल एंड फील्ड ऑफ एंड प्रैक्टिकल। क्या करें, जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी जो है एक प्रैक्टिकल फील्ड का स्टडी है। दस द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव। तो इस कारण से क्या है कि ज्योग्राफी का जो रीच है काफ़ी बड़े लेवल पे है। एंड ईच एंड एवरी इवेंट और फेनोमेना विथ वैल्यूज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडी ज्योग्राफिकली। और जो भी फेनोमेना इस दुनिया में होता है उसको लोग ज्योग्राफी के थ्रू पढ़ सकते हैं। हाउ डू यू सी द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सर्फेस को आप कैसे देखते हैं। डू रियलाइज दैट अर्थ कंप्राइज टू मेजर कंपोनेंट, नेचर एंड लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जैसे अर्थ के सरफेस को यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे उसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। एक तो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी कि उसका जो नेचर है, एक उसका लाइफ फॉर्म है, ह्यूमन बींग। मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ योर सराउंडिंग। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशन बिटवीन फिजिकल, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी होता है उसमें हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और बाकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग जो फिजिकल और नेचुरल जो ह्यूमन वर्ल्ड है, ह्यूमन वर्ल्ड के साथ रिलेशन देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का। आगे यदि पढ़े तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कार्य जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है 11th का जो फर्स्ट बुक था उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का जो बुक था वहाँ पे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया था ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, मतलब ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना क्या रहता है, पढ़ने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है ज्योग्राफी पढ़ने का। तो हम लोग को समझना है कि अंडरस्टैंड द अर्थ है जो होम ऑफ ह्यूमन बींग। हम लोग अर्थ का समझना चाहते हैं होम ऑफ ह्यूमन बींग के रूप में। अंडरस्टडी ऑल दोज एलिमेंट व्हिच हैव सस्टेन्ड देम, और जो भी ह्यूमन को सपोर्ट करता है उसके ये बारे में पढ़ना है। दस emphasis on a study of nature and human beings, you will realize that geography got subjected to dualism and the wide-ranging debates starting whether geography discipline should be law making और डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफी। क्या करें, तो इस तरीके से ज्योग्राफी काफ़ी डिबेटेबल सब्जेक्ट हो जाता है कि ज्योग्राफी थियोराइजिंग है, मतलब कि लॉ मेकिंग है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, या फिर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, आइडियोग्राफिक सब्जेक्ट है। वेदर इट सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक। वेदर ज्योग्राफिकल फेनोमेना भी इंटरप्रेटेड थियोरेटिकली और थ्रू द हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। तो जैसे कह रहे क्या ज्योग्राफिकल फेनोमेना जो भी हम लोग देखते हैं उसको थियोरेटिकली डिराइव, मतलब कि उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, या फिर उसका जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो बताया गया वही समझ लेना चाहिए। दीज हैव बीन इश्यूज फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेज बट वी फाइनली अप्रिशिएट दैट डायक्टोमी बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट वेरी वैलिड ऑन वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स। तो कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे समझना होगा कि ह्यूमन और नेचर जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते, तो इसलिए हम लोग इसको होलिस्टिकल यानी कि एक रूप से देखना पड़ता है। ठीक है, वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। हम लोग अधिकांशतः बात करते हैं फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म का आई मतलब जहाँ से स्टॉर्म जनरेट हुआ है। कल भी जैसे मतलब कि जो पीछे 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था, है ना, इंडियन ज्योग्राफी का, जो इसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना, तो वहाँ पे जैसे पढ़ना था साइक्लोन के बारे में। तो आप सुने होंगे साइक्लोन का आई ऑफ द साइक्लोन, जहाँ से साइक्लोन का जो मिडिल वाला पॉइंट है उसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। माउथ ऑफ द रिवर, नदी जहाँ पे समुद्र में मिलती है वहाँ पे जो जगह होता है उसको माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर यानी स्नाउट नोज को बोलते हैं। नेक ऑफ द इस्थमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। ये सब वर्ड आपको क्या मिलता है, मतलब आदमी के ही मतलब कि उसके ऑर्गन से मिलता जुलता है। सिमिलरली रीजन्स, विलेज, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड द ऑर्गेनिज। उसी तरह से रीजन, विलेज को भी ऑर्गेनिज के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। जर्मन जियोग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज द लिविंग ऑर्गन। जैसे जर्मनी में जो जियोग्राफर्स हैं वहाँ पे कंट्री को लिविंग ऑर्गन के रूप में देखा जाता है। नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड वाटर हैव ऑफन डिस्क्राइब द आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। जो रोड, नेटवर्क, रेलवे सब जो है इसको आर्टरी के रूप में, मतलब उसके नशे के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। कैन यू कलेक्ट टर्म एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज। तो आपके लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आप यहाँ पे यदि है तो बता सकते हैं। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है। ह्यूमन ज्योग्राफी द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में क्या रिश्ता है उसके पढ़ने को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये डिफिनीशन रैटजेल के द्वारा। आगे यदि पढ़े तो ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ द
चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो दोनों अनस्टेबल है, अर्थ जो है वो भी अनस्टेबल और मैन जो अनरेस्टिंग मतलब कि आराम नहीं करता है, अनरेस्टिंग है, ये भी हर हमेशा नया चीज़ ढूंढने के खोज में रहता है। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, चेंजिंग रिलेशनशिप है, उसके बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में लोग पढ़ते हैं। आगे दिए और भी कई तरह के डिफिनीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एक्चुअली क्या है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो इसमें हम लोग को वही पढ़ना होता है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट और जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, जो फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे नदी, पहाड़, झरना है, और जो हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है कि नदी देवता है, नदी माता है, ठीक है। तो यही इसके बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग को पढ़ने को, इंटर रिलेशन जो एक दूसरे पर निर्भरता, उसी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं। You already studied the element of physical environment in class 11 of the book entitled Fundamental Physical Geography. You know that these elements are landform। तो क्या कह रहा है कि जैसे अर्थ पे कौन कौन से एलिमेंट है? तो लैंडफॉर्म है, सॉइल है, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट विच ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड थ्रू द एक्टिविटीज। उसी तरह से आदमी के द्वारा कई चीज़ बनाए गए हैं यहाँ पे, हाउस, विलेज, सिटी, रोल नेटवर्क, इंडस्ट्री, फार्म, पोर्ट्स, ये सब जो है ये डेली यूज के जो आइटम है ये आदमी के द्वारा क्रिएट किए गए फिजिकल इन्वायरमेंट के रिसोर्स का यूज करते हुए। While physical environment has greatly modified by human beings, it has also turned impacted human lives। तो क्या करें, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है आदमी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा चुका है, तो इसके बदले जो यदि देखा जाए तो फिजिकल इन्वायरमेंट आदमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाला है। नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन को नेचर में ढालना और नेचर को ह्यूमन को नेचर के हिसाब से डालना और नेचर को ह्यूमन के हिसाब से डालना। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी कि ह्यूमन को नेचर के हिसाब से डालना। नेक्स्ट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी कि नेचर को आदमी के हिसाब से ढाल देना। ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद अदर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग जो है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट। कह रहे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आदमी क्या प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कौन सा टेक्निक का यूज करता है वो प्रोड्यूस करने में। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टेक्नोलॉजी हम लोग को इंडिकेट करता है कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। तो क्या करें कि ह्यूमन जो है ये टेक्नोलॉजी तभी डेवलप कर पाता है जब वो नेचुरल लॉ को अच्छी तरीके से समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस द डिस्कवर फायर। जैसे फ्रिक्शन और हीट का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको समझने के बाद ही हम लोग फायर को डिस्कवर कर पाए। सिमिलरली, अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक इनेबल टू कंक्योर मैनी डिजीजेज। उसी तरह से डीएनए को समझने के बाद हम लोग कई डिजीज के ऊपर मतलब कि डिजीज को कंक्योर कर पाए, उसको जीत पाए। बी यूज द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन। फास्टर प्लेन डेवलप करने के लिए हम लोग एरोडायनेमिक्स के लॉ को समझे कि प्रकृति में हवा कैसे चलता है, पक्षी कैसे उड़ता है। तो यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजिंग द shackles of environment on human beings. In the early stage of their interaction with the natural environment, human were greatly influenced by it। क्या कह रहा है कि जब ये टेक्नोलॉजी अपने अर्ली फेज में था तो उस समय आदमी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नेचर से। दे अडैप्टेड द डायलेक्ट्स ऑफ नेचर। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। तो क्या कह रहा है कि वो आदमी उस समय नेचर के हिसाब से ढल जाता था, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था और आदमी की जो सोसाइटी था वो भी प्रिमिटिव था, मतलब उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और आदमी जहाँ पे कमज़ोर था, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसको टर्म दिया जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता था कि आदमी कैसे रहे, ठीक है। एट द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। तो वहाँ पे जो आदमी था नेचुरलाइज था, मतलब नेचर के हिसाब से अपने को ढालता था, ठीक है। Who listened to the nature, जो नेचर को सुनता था, afraid of his feelings and worshipped it, मतलब नेचर से डरता था और उसकी पूजा करता था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, आगे पढ़ते हैं, ये जो बॉक्स में उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। वर्शिप्ड इट आगे यदि पढ़ें तो द स्टोरी इन बॉक्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हम लोग पहले बॉक्स को पढ़ ही लेते हैं। जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, आदमी जो है नेचर के हिसाब से कैसे ढलता था उसके बारे में यहाँ पे दिखा है कि बेंडा लिव्स इन द वाइल्ड्स ऑफ अबूझ माड एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो अबूझ माड एक इलाका है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइब रहता है जिसका नाम है बेंडा। हिज विलेज का एक आदमी है जिसका नाम है बेंडा। एक अबूझ माड़िया कम्युनिटी आपको मिलेगा सेंट्रल इंडिया में, तो शायद उसी एरिया का है। हिज विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 हट डिप्स इन द वाइल्ड्स। उसका जो विलेज है, ठीक है, उसमें 3 हट है जंगल में। नॉट इवन बर्ड्स और स्ट्रे डॉग दैट यूजुअली क्राउड विलेज कैन बी सीन इन दिस एरिया। और इस एरिया में ना चिड़िया दिखता है, ना स्ट्रे डॉग्स यानी ना
जो घूमता हुआ जो कुत्ता होता है नॉर्मली, वो भी इसमें नहीं दिख पाता है आपको। विनिंग अ स्मॉल लायन क्लोथ ऑन आर्म विद द एक्स साइड स्लोली सर्व द पेंडा, पेंडा यानी फॉरेस्ट, वेयर हिज ट्राइब प्रैक्टिस ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। उसके जो ट्राइब है, ठीक है, जंगल को काट करके शिफ्टिंग कल्टिवेशन का काम करते हैं। बेंडा हिज फ्रेंड्स बर्न अ स्मॉल पैचेज ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर फॉर कल्टिवेशन। बेंडा और उसके फ्रेंड मिल करके जंगल के छोटे से हिस्से को जलाते हैं, फिर वहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं। द एस इज यूज फॉर मेकिंग सॉइल फर्टाइल, जो राख होता है उससे सॉइल को फर्टाइल बनाया जाता है। बेंडा इज हैप्पी दैट द महुआ ट्री अराउंड हिम आर इन ब्लूम। तो बेंडा खुश है, क्यों? क्योंकि महुआ ट्री जो उसके जंगल के आसपास है वहाँ उसमें फूल लगा हुआ है। हाउ लकी आई एम टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स, ही थिंक आई लुक अप टू सी द महुआ पलास एंड साल ट्री दैट हैव शेल्टर्ड इन चाइल्डहुड। क्या करे कि जो भी वो अपने द्वारा, मतलब कि जब वो बचपन से ही जिस पेड़ को देखता आया है उस पेड़ पर जब फूल लगता है तो वो देख कर काफ़ी खुश होता है और अपने आप को भाग्यशाली समझता है। ठीक है। क्रॉसिंग द पेंडा इन ग्लिडिंग मोशन, बेंडा मेक्स हिज वे टू द स्ट्रीम। एज ही बेंड डाउन टू द स्कूप फॉर पालफुल ऑफ वाटर, ही रिमेंबर द थैंक लोई लुगिप द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट फॉर लॉन्ग टू द क्वेंच दिस फर्स्ट। क्या कह रहा है कि जब फिर कुछ दिन जाने के बाद बेंडा जो है नदी की तरफ जाता है, जंगल से एक नदी जाती है, उस नदी की तरफ जाता है, वहाँ पे झुक करके जो है अपने पाल मतलब कि हथेली में पानी पीता है, उसमें पीता। और उस समय कोई देवता है ना, लोई लुगी, यहाँ पे कोई देवता उन लोग का होगा, है ना, उसको थैंक करता है कि जिसके कारण से उसका प्यास जो है बुझ गया, है ना। मूविंग ऑन विथ हिज फ्रेंड बेंडा च्यू द सकलेंट लिव्स एंड रूट्स। बेंडा आगे जाता है तो कुछ पत्ते को चिबाता है, वहाँ पे कुछ रूट को चिबाता है। द बॉय हैव बीन ट्राइंग टू कलेक्ट गाजरा एंड कुचला फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो उसके दोस्त हैं जंगल से कुछ कलेक्ट कर रहे हैं खाने पीने का सामान। देयर आर स्पेशल प्लांट दैट बेंडा एंड हिज पीपल यूज। ही होप्स द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट विल बी काइंड एंड लीड टू दिस हर्ब्स। क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है उसके स्पिरिट के प्रति काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसके स्पिरिट से हेल्प, मतलब कि आशा रखता है कि यहाँ से हर्ब्स मिलेगा जो उसको बीमारी से दूर बताएगा। दीज आर नीडेड टू द बाटर इन द मधाई और ट्राइबल फेयर कमिंग इन द नेक्स्ट फुल मून। ही क्लोजेज हिज आई एंड ट्राइड हार्ड टू रिकॉल व्हाट द एल्डर हैड टाउट हिम अबाउट दिस हर्ब्स एंड प्लेस दे आर फाउंड इन। तो क्या कर रहा है कि और हर्ब ढूंढने जा रहा है, तो मतलब कि रिकॉल करता है कि उसके बड़े लोग जो है यहाँ पे कैसे उसको हर्ब को पहचानने के बारे में बताए थे। ही विसेज ही लिसनड मोर केयरफुली, सडनली देयर इज अ rustling of leaves. Benda and his own known Benda and his friends know it the outsider who came searching for them in the wilds. In a single fluid motion, Benda and his friend disappear behind the thick canopy of trees and become one with the spirit of forest. ठीक है। तो अचानक से देखता है कि पत्ता वहाँ पे बहुत सारा हिलने लगा, रस्टलिंग मतलब कि पत्ता के सड़सड़ाहट का आवाज़ सुनाई दिया। तो बेंडा और उसका फ्रेंड समझ जाता है कि कोई जंगल में उन लोग को मारने आया है, मतलब कि आउटसाइडर लोग आए हैं जंगल में, ठीक है, जो जंगल में उसको ढूंढने आए हैं, उसको मारने के लिए, ट्राइबल लोगों को मारने के लिए या फिर ट्राइबल लोगों को वहाँ से भगाने के लिए। तो तुरंत क्या होता है कि सारे दोस्त जो है एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, थिक कैनोपी ऑफ ट्री उसमें छुप जाते हैं और एक बार फिर से जंगल को धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या चीज़ था? ये था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन जो है नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए कि द स्टोरी अबव इन द बॉक्स डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विथ नेचर। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कितना डायरेक्ट रिलेशनशिप है घर का और इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बीच का और नेचर का। Read about the primitive society which live in the complete harmony with their natural environment. You will realize that in all such case nature is powerful force. क्या कह रहा है कि आपको रियलाइज होगा हर एक ऐसे केस में कि नेचर एक पावरफुल फोर्स है, उसको पूजा किया जाता है, उसका कंजर्व किया जाता है। देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज भी सस्टेन देम। द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम द मदर नेचर, है ना। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है किसी किसी सोसाइटी के लिए माँ के समान होती है। द पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड द फोर्सेज ऑफ नेचर विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया लोग जो है नेचर का जो फोर्स है उसको समझते गए कि दुनिया कैसे चल रहा है। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर डिफरेंट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ आदमी जो है और बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप किया। दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। जहाँ स्टेट ऑफ मतलब जहाँ पे ज़रूरत था वहाँ से मूव करके एक फ्रीडम के स्टेट में गए। दे क्रिएट पॉसिबिलिटी विद द रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो भी उससे मिलता, एनवायरनमेंट से जो भी उनको मिला उसे नया पॉसिबिलिटी वो निकाले। द ह्यूमन क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज क्रिएटेड एवरीवेयर। क्या करें कि ह्यूमन एक्टिविटी का प्रिंट जो है उसका छाप आपको हर जगह मिलेगा। हेल्थ रिजॉर्ट ऑन द हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड्स ऑर्चर्ड एंड पास्चर इन द प्लेन्स आर रोलिंग हिल्स, पार्ट ऑफ कोस्ट, ओशियनिक रूट ऑन द ओशियनिक सरफेस, सैटेलाइट इन द स्पेस, आपको हर जगह मिलेगा। द अर्लियर स्कॉलर टर्म्ड दिस एज पॉसिबिलिज्म। क्या करें पहले के स्कॉलर जो आज ह्यूमन कर रहा है ना, कि बड़े बड़े हाईलैंड पे हेल्थ रिजॉर्ट बना रहा है,
बड़ा बड़ा सिटी डेवलप कर रहा है, सेटेलाइट छोड़ रहा है, ओशियनिक रूट डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसको पुराने स्कॉलर जो इसको पॉसिबिलिज्म बोलते थे कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, इसको कहते हैं ना कि आने वाला समय में ऐसा होगा, ठीक है, तो उसी को पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस, स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड द स्टार्ट बेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेचर जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, आदमी उसका यूज किया उस अपॉर्चुनिटी का, और धीरे धीरे देखा जाए तो नेचर ह्यूमनाइज्ड हो गया। पहले जो आदमी नेचुरलाइज होता था वो नेचर ह्यूमनाइज्ड हो गया, और हर जगह आदमी का छाप आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक और स्टोरी है कि विंटर इन द टाउन ऑफ ट्रोंडहीम मीन्स फियर्स विंड एंड हैवी स्नो। जो ट्रोंडहीम में कोई शहर है, ठीक है, जहाँ पे विंटर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ आता है, काफ़ी काँपाने वाला हवा आता है, फियर्स विंड मतलब कपकपाने वाला हवा। द स्काई या डार्क फॉर मंथ, कुछ महीने के लिए आकाश एकदम डार्क हो जाता है। कारी ड्राई टू वर्क इन द डार्क एट 8 AM। कारी कोई आदमी या फिर औरत, सॉरी यहाँ पे औरत है ना, सी यहाँ पे लिखा है, इसलिए मान ली कोई लड़की है या फिर कोई विमेन है, वो वर्क करने के लिए जाती है, मतलब काम करने के लिए आती है, अंधेरे में 8 बजे जाती है, ठीक है। सी हैज स्पेशल टायर फॉर द विंटर, वो ड्राइव करके जाती है, यानी को कार से जाती है ना, या कार या कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी होगा, तो उसके जो विंटर में स्पेशल टायर, विंटर में ड्राइव करने के लिए स्पेशल टायर। कीप द हेडलाइट्स ऑफ द पावरफुल कार स्विच्ड ऑन, अपने पावरफुल कार का जो हेडलाइट है उसको ऑन हमेशा रखती है। हर ऑफिस इज आर्टिफिशियली हीटेड, उसका ऑफिस जो है आर्टिफिशियली हीटेड है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिरता है उस एरिया में। एट अ कंफर्टेबल 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस पे। द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी सी वर्क इज बिल्ट अंडर ह्यूज ग्लास डोम, तो जो इस कैंपस, जिस यूनिवर्सिटी कैंपस में वर्क करती है, एक बड़े से ग्लास डोम में बनाया गया है, मतलब डोम शेप में है, शीशा का। द डोम कीप्स द स्नो आउट इन विंटर एंड लेट इन सनशाइन इन द समर। जो डोम जो है उसमें क्या होता है, गुंबद के कारण बर्फ जो है उस पर टिक नहीं पाता है, और गर्मी के दिन में उस पर सन आता है, सनशाइन अंदर तक आता है, सनलाइट अंदर आता है। द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड केयरफुली, टेम्परेचर जो है काफ़ी कंट्रोल्ड, केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, और वहाँ पे सफिशिएंट लाइटिंग का मतलब बिजली का व्यवस्था। इवन दो फ्रेश वेजिटेबल एंड प्लांट डो नॉट ग्रो इन सच हार्श वेदर, कारी कीप्स एन ऑर्चिड ऑन हर डेस्क एंड एंजॉय ईटिंग ट्रॉपिकल फ्रूट लाइक बनाना एंड कीवी। जैसे क्या कर रहा है कि उस एरिया में कोई वेजिटेबल नहीं उगता है ना, ऐसे हार्श वेदर में, मतलब कि ठंडा इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई वेजिटेबल नहीं उगता है, लेकिन कारी जो है, जो मतलब कि जो लड़की थी जो जाती है ड्राइव करके अपने ऑफिस में काम करने, तो उसके डेस्क पे एक छोटा सा ऑर्चिड है, मतलब कि एक छोटा सा बोल सकते हैं बगीचा उसके डेस्क पे है, जहाँ पे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बनाना और कीवी जैसा फॉरेस्ट उगा लेती है। दीज आर फ्लोन इन द वार्म एरिया रेगुलरली विथ अ क्लिक ऑफ माउस। कारी कैन नेटवर्क विथ कलीग्स इन द न्यू दिल्ली। क्या कह रहा है कि एक माउस मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से एक क्लिक पे कारी जो है अब दिल्ली में अपने जो कलीग है, उसके बाकी कॉलेज के जो दूसरे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करती है। सी फ्रिक्वेंटली टेक्स अ मॉर्निंग फ्लाइट टू लंदन एंड रिटर्न इन द इवनिंग टाइम टू वॉच हर फेवरेट टेलीविजन सीरियल। क्या कर रहा है कि उसका एक वो अधिकांशता क्या करती है कि मॉर्निंग में लंदन के लिए फ़्लाइट लेती है और शाम को आ जाती है और अपना फेवरेट सीरियल अपने घर पे देखती है, लंदन से रिटर्न होकर चली आती है। दो कारीज 58 ईयर ओल्ड, कारी जो 58 साल की है, सी फिल्टर एंड लुक यंगर देन मैनी 30 ईयर्स ओल्ड। क्या करे, वो कई मतलब कि कॉस्मेटिक्स यूज करती है और 30 ईयर ओल्ड लगती है, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट हैज मेड सच अ लाइफ स्टाइल पॉसिबल। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ स्टाइल कैसे पॉसिबल हुआ। इट इज टेक्नोलॉजी डेट हैज अलाउड पीपल टू ट्रॉडहिम एंड अदर ओवरकम द कॉन्स्टेंट इम्पोज बाय नेचर। क्या कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी ही है जो ऐसे कंडीशन में भी लोग को जीने के लिए सिखा रहा है और यहाँ पे नेचर को विरोध कर रहा है। डू यू नो सम अदर इंस्टेंसेस सच एग्जाम्पल नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। क्या कह रहे हैं कि आप भी जो है ऐसा इंस्टेंसेस देखे होंगे जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ढूंढना अब जो है डिफिकल्ट नहीं है ना, आपको आसानी से मिल जाएगा ऐसा एग्जाम्पल जो सुबह में कहीं और शाम में कहीं और रहते होंगे, जस्ट लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है जोग्राफिकल ग्रिफ्ट टेलर इंट्रोड्यूस्ड अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट अ मिडिल पाथ। तो क्या करें कि एक जोग्राफिकल है जिनका नाम है ग्रिफ्ट टेलर, वो मिडिल पाथ मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए बोले दोनों आइडिया के बीच में। बिटवीन द ट्रू आइडिया ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक क्या आइडिया था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे इन्वायरमेंट पावरफुल था, आदमी जो है नेचर के हिसाब से ढलता था। और पॉसिबिलिज्म क्या है कि जिस समय वो जब पहले के आदमी सोचते थे कि एक समय ऐसा आएगा, है ना, तो उसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। तो दोनों के बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, इसको नाम दिए नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, उसको नियो डिटर्मिनिज्म बोले या फिर इसको बोल सकते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। Those who live in the cities and those who have visited the city might have seen the traffic is regulated by light on the crossroad। जैसे शहर में जो लोग रहते हैं या फिर शहर में आप देखे होंगे कि ट्रैफिक लाइट लगा रहता है रोड पे। रेड लाइट मीन द स्टॉप, एम्बर लाइट provides a gap between red and green light to get set and green light means go। The concept show the neither is there a situation of absolute necessity। तो एक कॉन्सेप्ट शो करता है कि देर इज मतलब कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इन्वायरमेंट पावरफुल हो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है,
और एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी कि जो पॉसिबिलिज्म है, नेचर को शोषण करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, जो येलो लाइट होता है ना वो वाला। कहा जा रहा है दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल एंड कैन प्रोसीड इन द परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट वेयर नेचर परमिट द मॉडिफिकेशन। हम लोग को नेचर को वहीं पे मॉडिफाई करना चाहिए जहाँ पे नेचर जो है परमिट करता है मॉडिफाई करने के लिए। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट वी डू नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग को कुछ ऐसा देखना चाहिए, ठीक है, जिससे डैमेज को कोई इन्वायरमेंट, मतलब कि डैमेज इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना पहुँचे, है ना। जैसे कहा देयर इज नो रन विदाउट एक्सीडेंट, ठीक है, देर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट, मतलब कि यदि आप फ्री रन करेंगे तो आप एक्सीडेंट को मिट करेंगे। द फ्री रन विद द डेवलप्ड कंट्री अटेम्प्टेड टू टेक द ऑलरेडी रिजल्टेड इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे फ्री रन के रूप में यहाँ पे हुआ डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, अंधाधुंध जंगल काटे, कई बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप कर लिए, इसके कारण से क्या इफेक्ट है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन आया, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया, ग्लोबल वार्मिंग आया, ग्लेशियर पिघल रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। द न्यू डिटरमिनिज्म कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट टू बी ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग द आइदर और डायक्टोमी। नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। तो ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे कैसे टाइम के हिसाब से चेंज हुआ, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसको हम एक यहाँ पे इसी के माध्यम से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कह रहा है पीरियड यहाँ अप्रोच और ब्रॉड फीचर। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड के स्टार्टिंग समय में तो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका ब्रॉड फीचर देखते हैं क्या है, तो इंपेरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रोम्प्टेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरिया। तो इंपेरियल यानी कि जो दूसरे का शासन था हमारे यहाँ, इंपेरियल या फिर राजा का बोल सकते हैं, राजा का जो, और ट्रेड इंटरेस्ट प्रोम्प्टेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नए एरिया। तो ट्रेड इंटरेस्ट के कारण जो है, या फिर राजा के इंटरेस्ट के कारण नए एरिया का एक्सप्लोर हुआ। एंड इंसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जियोग्राफर्स अकाउंट। तो क्या करा है कि इस एरिया में इस एरिया के बारे में जानने के लिए कई जियोग्राफिकल लोगों को बुलाया गया, उसके बारे में एनालिसिस किया गया। नेक्स्ट लेटर कॉलोनियल पीरियड रीजनल एनालिसिस। तो इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ रीजन वेयर अंडरटेकन। अब तक जो है सारे एरिया का डिस्क्रिप्शन लिया जा चुका था। द आइडिया वाज दैट ऑल रीजन वेयर पार्ट ऑफ द होल अर्थ, सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट इन टोटलिटी वुड लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल। यानी इस समय तक बोल सकते हैं कि सर्वे किया जा चुका था कि किस एरिया में कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या वहाँ पे मिनरल पाया जाता है। नेक्स्ट है 1930 थ्रू द इंटर वार पीरियड एरियल डिफरेंशिएशन। द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई डिफरेंट फ्रॉम अदर। इस समय जो ज्योग्राफी पढ़ने का फोकस क्या था कि हर एक रीजन में क्या यूनिक है, कि एक रीजन दूसरे रीजन से कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट लेट 1950 टू लेट 1960, इस समय ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाता था, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। मार्क विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिक टूल। इस समय जो है कंप्यूटर डेवलप हुआ, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिक टूल डेवलप हुआ। लॉ ऑफ फिजिक्स भी ऑफन अप्लाई टू द मैप। तो मैप पे लॉ ऑफ फिजिक्स को अप्लाई किया गया, ह्यूमन फिनोमेना को एनालाइज किया गया। दिस फेज वाज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। इस फेज को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी को मैप पे उतारना इस समय का मेन टारगेट था। 1970 इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल। तो discontent with the quantitative revolution and the dehumanized manner of doing geography led to the emergence of three new school of thought of human geography 1970. Human geography has made more relevant to the social political reality। क्या करें कि इस समय ह्यूमन ज्योग्राफी और ज़्यादा रिलेवेंट बनाया गया, ठीक है। जिस समय जब मतलब कि एक क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो पिछले वाला पीरियड था, जब उससे आदमी जो आदमी सहमत नहीं हो पाया, ठीक है। और नेक्स्ट है 1920 पोस्ट मॉडर्निज्म ज्योग्राफी, जो अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से और भी ज्योग्राफी के डिफरेंट ब्रांच के बारे में आप देख सकते हैं। जो है 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था, 11th के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, वहाँ भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। जैसे सोशल ज्योग्राफी है, तो सोशल ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ना, उसका सब फील्ड है। बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर जिसको सोशियोलॉजी बोलते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, जेंडर ज्योग्राफी तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, विमेन स्टडीज ये सब में आता है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री, मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, एपिडेमिक के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन सा बीमारी आया था इसके बारे में। बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। अर्बन ज्योग्राफी तो अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग जो आजकल पढ़ाई होता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया। सेफोलॉजी होता है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कई तरह का होता है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स तो रिसोर्स इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, है ना। तो और भी आगे बात किया जाए तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, है ना। क्योंकि कई लोगों के लिए एक नया टॉपिक लगेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी, आदमी का ज्योग्राफी क्या होता है। तो हाँ, आदमी का भी ज्योग्राफी होता है। हर एरिया में डिफरेंट तरह के आदमी पाए जाते हैं। जैसे जो आदमी यूरोप में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाने वाले आदमी से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप ऊपर में जो कुछ भी पढ़ें उसके हिसाब से इसका जो है
आंसर दे सकते हैं, जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे MCQ है, इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।